सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आज हम बाल विकास सिद्धांत के चैप्टर को लेकर आ रहे हैं। संपूर्ण चैप्टर लेकर आएंगे जिसमें हम टॉप 100 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। इस टॉप 100 एमसीक्यूज में आपके जो 10 से अधिक नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये जो हम टॉप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं आपके 2018 से लेके 2025 तक पूछे गए समस्त क्वेश्चनों का पेपर का निचोड़ रहने वाला है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। विकास के बायोसाइकोसोशल फ्रेमवर्क में कौन से कारक बुद्धि के लिए एक कच्ची सामग्री प्रदान करती है और जैविक सीमाएं तय करती है? मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, जैविक कारक या जीवन चक्र? सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमन और नमस्कार करते हैं। तो विकास के बायोसाइको सोशल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं और इसमें कारक बुद्धि के कच्ची सामग्री प्रदान करने और जैविक सीमाओं की बात करें तो वह जैविक कारक ही होगा। जब आपके जैविक सीमाएं तय कर रहे हैं तो मतलब जैविक कारक हो। बायोलॉजिकल फोर्सेज की बात हो रही है। थर्ड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट है बेफिक्र हो कि आप कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं सेकंड प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? कथन स्टेटमेंट अक्सर पूछे जाते हैं। 1-2 नंबर इनका कथन स्टेटमेंट का रख लीजिए, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो विकास के संबंध में जो कथन सत्य है कि विकास एक आयामी होता है, विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है। तो मैंने अक्सर बताया जहाँ केवल शब्द आए उसको नेगेटिव मानिए, क्योंकि पेडागोजी में केवल या मैं शब्द हमेशा नेगेटिव होता है। विकास बहुआयामी होता है, एक आयामी तो हो ही नहीं सकता। तो ना ए सही होगा, ना बी सही होगा, ना डी सही होगा, बचता है सी ऑप्शन। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। कौन सा है? विकास के सामने कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर कर लेना है। सभी को कमेंट करना है, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहनी गृहिणी ब्रदर सिस्टर टीचर्स सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों वृद्धि और विकास के संबंध में सही कथन को चयन करना है। और आपको पता है वृद्धि और विकास के संबंध में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो वृद्धि और विकास के संबंध में कथन क्या है कि वृद्धि विकास का एक भाग है। वृद्धि और विकास दोनों जीवन भर चलते हैं। तो विकास जीवन भर चलता है, वृद्धि एक निश्चित समय सीमा तक होती है जो कुछ समय के बाद फिर यह रुक जाती है। तो ये आपका गलत होगा। विकास एक मात्रात्मक और वृद्धि गुणात्मक गलत है, क्योंकि विकास गुणात्मक होती है और वृद्धि मात्रात्मक होती है। अपोजिट दिया गया, तो ये भी गलत हो गया। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं, गलत है। हम सभी के घरों में देखिए, घरों में अगर जितने भी 2, 4, 6 लोग होते हैं उनमें सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, सभी के विकासों में। तो यहाँ पे हमारा सही कथन यह है कि वृद्धि क्या है? विकास का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है, हर प्रश्न अपने आप में सिलेक्शन देकर जाने वाला प्रश्न है, इसलिए सभी को कमेंट करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चे के शरीरी विकास इनमें से क्या दर्शाता है? देखिए बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ होता है, शरीरी विकास होता है, वह मात्रात्मक रूप में दर्शाता है। विकास हम कैसे जानेंगे? वजन में वृद्धि हो रही है, लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो वह क्या कैसे कहलाएगा? वह मात्रात्मक में कन्वर्ट हो जाएगा, मात्रात्मक पार्ट कहला जाएगा। अगला, बच्चों के पसंदीदा सीखने की शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस रूप में देखा जाता है? इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है उसकी बात करेंगे। तो बच्चों के पसंदीदा सीखने की शैलियों में व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं उसको हम विकास की एक प्राकृतिक और स्पष्ट प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। और हमारी साथियों टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598। इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। जैसे व्हाट्सएप करेंगे हमारी टीम आपको सारा डाटा फॉरवर्ड कर देगी, डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशन दे देगी। ये जो नोट्स है आपकी तैयारी को 15 से 20% मजबूत कर देगी, पक्की कर देगी और एडिशनल कर देगी। और कथन स्टेटमेंट वाले तो अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आप तो जानते ही हैं। कथन स्टेटमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कथन कह रहा है कि भाषा और विचार आपस में गहराई से जुड़े हैं और बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार कारण है कि वाइगोस्की के अनुसार भाषा विचार प्रक्रिया को आकार देकर संज्ञानात्मक विकास को एक मौलिक भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि दोनों चीज़ें सही दी गई हैं, सही व्याख्या भी हो रही है, क्योंकि भाषा और विचार आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं और बच्चे के विकास को प्रभावित भी कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। वाइगोस्की के अनुसार, और सभी को पता है जब भी भाषा विचार की बात करते हैं वाइगोस्की का नाम आता है कि भाषा विचार प्रक्रिया को आकार देकर संज्ञानात्मक विकास को एक और मौलिक भूमिका निभाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखना है, समझना और फीडबैक करना है। आइए देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना या सीमा क्या है। देखिए सभी की आलोचनाएं होती हैं सभी विकास में, और एक सीमा होती है। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास किसका है, कोहल वर्ग का है। अब ये तो नॉर्मल पूछा नहीं जाता है, उनके अंदर की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके अंदर की बातें पूछी जाती हैं। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में प्रमुख आलोचना और सीमा पूछी जा रही, तो वह होता है उनका सिद्धांत मुख्य रूप से पुरुषों के साक्षात्कारों पर आधारित था, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। वह कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है जो मेल्स पुरुषों को ज़्यादा साक्षात्कार पे लाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका सही हो जाएगा। और आपको इनका सभी लोग जानते होंगे, कैरल गिलिगन ने कोहल वर्ग की आलोचना की थी। प्रश्न आ गया कोहल वर्ग की आलोचना किसने की, तो कैरल गिलिगन ने की थी, क्योंकि उनका प्रयोग केवल पुरुषों पर केंद्रित था, उसमें महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण से कम आंका गया है, इसलिए कैरल गिलिगन ने कोहल वर्ग की आलोचना की। अगर आप अपने टीटी फैमिली से जुड़ चुके हैं, जायसवाल कोचिंग सेंटर या आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, टीटी फैमिली है, आइए जुड़ते हैं, अपने परिवार को ग्रोथ करते हैं और अपने परिवार के ग्रोथ के साथ अपने सपने को साकार करते हैं, अपने माता पिता के सपने को साकार करते हैं। साथियों इवान पावलोव के प्रयोग में जब घंटी की आवाज़ पर कुत्ता लार टपकाना सीख जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर प्रयोग किया। तो जब घंटी की आवाज़ पर, यानी घंटी की आवाज़ आते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकना यानी कि भोजन आएगा, तो लार टपकना कहलाता है साहचर्य अधिगम, क्लासिकल कंडीशनिंग। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अपनी गलतियों से सीखना मतलब प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एवं एरर मेथड की बात हो रही है, और यह थांडाई के प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न, और भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि शब्द पेडागॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हम सब पढ़ते आ रहे हैं, पेडागॉजी पढ़ना, पेडागॉजी से प्रश्न आते हैं, हर सब्जेक्ट की पेडागॉजी होती है। तो सबसे पेडागॉजी इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चे का नेतृत्व करना और आगे बढ़ाना, टू लीड द चाइल्ड, बच्चे का नेतृत्व करना और आगे बढ़ाना। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार पर अगर आपको किसी भी प्रश्न पर डाउट हो रहा है बेफिक्र कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के संदर्भ में, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में एक शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या होती है। एक शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना और बच्चों को सक्रिय अन्वेषण को अवसर देना और सुगमकर्ता, दो चीज़ें पॉजिटिव दी गई इस ऑप्शन को। भले हम मान लीजिए कि आपके प्रश्न नहीं का उत्तर नहीं बन रहा, लेकिन प्रश्न को पढ़ने के बाद हम ऑप्शन को देखकर भी सही आंसर लगा सकते हैं। ये आपका अपना परिवार सिखाता है, या आपका अपना परिवार बताता है। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। साथियों जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक संस्था है और शिक्षा एक प्रक्रिया। तो आप सभी लोग जानते हैं जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक ऐसी है सामाजिक संस्था है, और शिक्षा भी एक सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षा भी एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो जॉन डीवी के अनुसार जो है शिक्षा सामाजिक संस्था, स्कूल एक सामाजिक संस्था है और शिक्षा भी एक सामाजिक या सोशल प्रक्रिया कहला जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न और आपका फीडबैक जानते हैं। विशेष शिक्षा का मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है। तो विशेष शिक्षा मतलब विकलांग या दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सीखने में कमियों और कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो निदानात्मक मूल्यांकन। अगर बालक बालिका सीखने में कमी है और उसको कठिनाई को पहचानना है तो कहीं ना कहीं निदानात्मक मूल्यांकन कार्य आता है। निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों के सीखने की समस्याओं कमियों को पहचानना ही होता है। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, वो उसकी वास्तविक आयु आपका 4 वर्ष दी गई है, तो उसका IQ क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है IQ निकालने के लिए MA ऑफ CA मल्टीप्लिकेशन 100। MA मतलब होता है मेंटल एज यानी मानसिक आयु, CA मतलब करेंट एज। तो मानसिक आयु 5 वर्ष ज़्यादा है, वर्तमान 4 वर्ष से मल्टीप्लिकेशन 100 कर लीजिए तो आगे 125, क्योंकि मानसिक आयु ज़्यादा है और उसका यानी 4 वर्ष का बच्चा, उसका बुद्धि जो है 5 वर्ष के बच्चे के समान है, तो वह हो जाती है मेंटल एज, यानी मेंटल एज ज़्यादा है।
5 वर्ष बच्चे के समान है, उसकी एक्चुअली जो एज है वह 4 वर्ष का ही बच्चा है, इसलिए उसकी IQ लेवल 125 हो जाएगी, यानी औसत से अधिक कहला जाएगी। आइए देखते हैं, समझते हैं। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न आ चुका है, यानी आपका फीडबैक आएगा, कमेंट आएगा। समझिएगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार एक मूर्तिकार, आर्किटेक्ट या नाविक के पास किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार स्थानिक बुद्धि की प्रधानता होती है। पी ऑप्शन को सही कर लेना है और बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशियोलाइजेशन की बात हो रही है, तो परिवार और फैमिली होता है। फर्स्ट ऑप्शन को सही कर लेना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बुद्ध के द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया। तो स्पीयरमैन ने दिया, और जिसमें जी सामान्य और एस विशिष्ट कारक होता है, वह चार्ल्स स्पीयरमैन की बात करेंगे। इसमें 2 कारक होते हैं, स्पेशल फैक्टर और जनरल फैक्टर होता है। अक्सर इन चीज़ों की बात करें, बुद्ध के द्विकारक की बात आती है, चार्ल्स स्पीयरमैन की बात आती है। और फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग आनंद के सिद्धांत का काम करता है, अर्थात क्या है, तत्काल संतुष्टि चाहता है, वह कहलाता है इदम। इद ईगो सुपर ईगो आपने पढ़ा होगा। इद ईगो सुपर ईगो। इद मतलब होता है इदम, इदम अहम पर हम हिंदी में होता है, और इंग्लिश में इद ईगो सुपर ईगो होता है। तो फ्राइड ने तीनों चीज़ें की कैटेगरी पर बांटा है, और व्यक्तित्व का वह भाग जो आनंद के सिद्धांत यानी तत्काल संतुष्ट चाहता है, वह इदम होता है, ईद होता है। फर्स्ट ऑप्शन को सही कर लेना है। और आइए जानते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। कार्ल जुंग ने किया। ठीक है, कार्ल जुंग या युंग आए, इनको ऑप्शन को सही करना है, एग्जाम को तैयारी करना है और मेहनत करिए, सफल अवश्य मिलेगी, सफलता मिलती है, बस मेहनत में लगे रहिए। हो सकता है उस बार ना होगा, लेकिन इस बार हो जाएगा। उस बार आपने 1, 2, 4 नंबर से रह गए होंगे, इस बार और कोशिश करिए, वो 4 नंबर और जोड़िए, यानी इस बार आपको बेहतरीन 8 नंबर 10 नंबर बढ़ाइए, ताकि आप अपने माता पिता के सपने को साकार कर पाएँ, अपने सपने को साकार कर पाएँ। तो साकार करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो SAW को WS यानी सा को वाज लिख रहा है, 12 को 21 पढ़ रहा है, तो अक्षरों को पहचानने में भ्रमित हो रहा है, तो किससे पीड़ित होगा। तो वह डिसलेक्सिया से होगा। अगर शब्दों से पहचान नहीं पा रहा, भ्रमित हो रहा, तो डिसलेक्सिया होगा। लिखने में क्या होता है, गणना संबंधी डिसकैल्कुलिया हो जाता है, लिखने संबंधी डिसग्राफिया हो जाता है। ठीक है ना। तो यह बोलने संबंधित आ गया, भ्रमित हो रहा है, तो डिसलेक्सिया इज द राइट आंसर हो जाए। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है। और लेखन संबंधी समस्या आ रही है, जैसे स्पष्ट रूप से न लिख पाना, अक्षरों के आकार में कठिनाई आती, तो उसको हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं, लिखने संबंधी, तो वह डिस्ग्राफिया बोल देते हैं। और अक्सर है कि RPW अधिनियम 2016 के अनुसार सरकारी नौकरी में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण को 3% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया है, सभी लोग बताइए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि यही वो प्रश्न है जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। RPW अधिनियम 2016 के अनुसार सरकारी नौकरी में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। 4%, 5%, 6%, 10%। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन है, तो आपको कर देना यहाँ पे 4%। फर्स्ट ऑप्शन को सही कर लेना है। ठीक है, चले बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपकी नियुक्त होती है, आप लोग अध्यापक और अध्यापिका बनते हैं, टीचर बनते हैं, शिक्षक शिक्षिका बनते हैं, और आपको एक समावेशी कक्षा मिलती है, उस पर आप शिक्षक हैं, तो आप क्या करेंगे। केवल प्रतिभाशाली बच्चों को ध्यान देना, तो केवल नेगेटिव हो गया। दिव्यांग बच्चों को अलग बैठाना, तो अलग बैठाना भी नेगेटिव हो गया। सभी बच्चे, तो ये सही होना चाहिए, सभी बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता आवश्यकता का सम्मान करते हुए शिक्षण रणनीतियों को अपनाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन को सही कर लेना चाहिए। कमज़ोर बच्चों को कक्षा के बाहर कर देना, यह भी नेगेटिव है, क्योंकि सभी बच्चे आपके लिए समान है, इसलिए समावेशी कक्षा रखा गया है। सभी बच्चे एक समान हैं आपके नज़रिए, एक शिक्षक के नज़रिए से। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न भी आ गया कि गामा कौशलों जैसे समन्वय, संतुलन पकड़ने में कठिनाई को क्या कहा जाता है। इसको डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। प्रेशर पकड़ने संबंधी कठिनाई अगर आ रही तो डिस्प्रेक्सिया कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है कि किसी विषय को इसलिए पढ़ना क्योंकि छात्र को उसमें गहरी रुचि है और उसे जो है समझना चाहता है।
अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत में सबसे सर्वोच्च स्तर पर कौन आता है, तो वह आता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सारी क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट को ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी 100% करिए। साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एक सुगमकर्ता, सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए और अक्सर ये कई बार रिपीट हुआ है आपकी एग्जाम में, आपकी टीटी एग्जाम में, तो आप बेहतर तरीके से पढ़ना है, समझना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अर्थ क्या होता है कि शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन करने में उसमें सीसी व्यापक शब्द का अर्थ हो जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न भी प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा फीडबैक कीजिएगा कि अधिगम के लिए आकलन किस प्रकार होना चाहिए। तो अधिगम के लिए आकलन, क्योंकि यह एक रचनात्मक होता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है, तो अधिगम के लिए आकलन जो प्रकार रचनात्मक होना चाहिए जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलता भी रहे। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। अब आइए देखते हैं जीन पियाजे जी का। अगर पेडागोजी की बात आए और जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी टीटी एग्जाम हो 2-3 प्रश्न तो पूछा ही जाता है। पूरे क्वेश्चनों में बात करें, पूरे पेपर की बात कर रहे हैं। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित कर सकता है, जहाँ वह समझता है कि चीज़ें तब भी मौजूद रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती। तो वस्तु स्थायित्व की बात करें, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो वह हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर अवस्था, यह कहलाती जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था। औपचारिक या मूर्त 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था। इन चारों अवस्थाओं से 2-3 प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना है, फीडबैक करना है। जीववाद की प्रवृत्ति निर्जीव जीवों या चीज़ों को सजीव समझना, जैसे गुड़िया को भूख लगी है, तो पियाजे जी किस अवस्था की विशेषता मानते हैं? जब बालक कहते हैं ना जीववाद की प्रवृत्ति, निर्जीव चीज़ों को भी उसको बोलते हैं मेरी डाल है गुड़िया, इसको भूख लगी है, खाना दो मम्मी, खाना दो पापा, इसको नाश्ता कराओ, इसको पानी पिलवाओ। तो ऐसी जो बच्चे क्रियाएं करते हैं, तो पियाजे जी के अनुसार किस अवस्था की विशेषताएं कहलाती? वह कहलाती पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही। आइए देखते साथियों, अगला प्रश्न है कि एक बच्ची को लगता है कि यदि वह तेजी से दौड़ रही तो सूरज भी उसके साथ दौड़ रहा है। तो पियाजे जी के अनुसार ये क्या सोच दर्शा रहा है? तो यह आत्म केंद्रित सोच को दर्शाता है। उसकी खुद की सोच है कि मैं भी दौड़ रहा हूँ, सब लगता है मेरे साथ साथ सूरज भी दौड़ रहा है, क्योंकि उसका डिस्टेंस उतना ही उसको बच्चे को दिखाई देता है। पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा ज्ञान को बदलाव करके नए वातावरण में तालमेल बिठाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जब बच्चा पुराने स्कीमा को ज्ञान में बदलाव करके नए वातावरण में आता है, उसको समायोजन कहते हैं बच्चा समायोजन करना सीख लिया। राइट, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी सोच केवल मूर्त या ठोस तक ही सीमित होती है? वह कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपके प्रश्न पर ही उत्तर दिया गया है और इन चीज़ों को समझना है। अब आइए बात करते हैं लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करते हैं, वाइगोस्की थ्योरी। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के वास्तविक विकास के स्तर और उसके संभावित विकास के स्तर के बीच के क्या कहा जाता है? तो वाइगोस्की बच्चे के वास्तविक विकास और संभावित विकास, इन दोनों के बीच के क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम ZPD के नाम से जानते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र आपने पढ़ा होगा, अक्सर पूछा जाता है। वाइगोस्की के सिद्धांत में पाढ़ या ढांचा, जिसके हम इसके फोल्डिंग से तात्पर्य क्या होता है कि बच्चे को वयस्क द्वारा दी जाने वाली अस्थायी जो सहायता होती है, टेम्परी सपोर्ट होता है, उसको पाढ़ या ढांचा, इसके फोल्डिंग बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। जब बच्चा किसी काम में अटकता है तो शिक्षक द्वारा बड़ों द्वारा दी जाने वाले हिंट या स्थायी मदद को इसके फोल्डिंग कहते हैं, पाढ़ या ढांचा कहते हैं। बच्चे जब अपने ही कार्यों को निर्देशित करने के लिए खुद से बात करते हैं, स्वयं से संवाद करते हैं, तो वाइगोस्की से क्या बोलते हैं? वाइगोस्की से निजी भाषण या निज वाक बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, और इसे पियाजे जी ने अहम केंद्रित वाक कहा है, ये भी ध्यान देना। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किस रूप से किस पर निर्भर करता है? तो वह सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन की बात होती है। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न कि वाइगोस्की ने सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की भूमिका पर सबसे अधिक बल दिया है? तो वह हो जाता है सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई कारक। मेहनत करिए, मेरे हर बहन को बोलता हूँ कि आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि एक आपने कहावत सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
तो पढ़ाई के प्रति आप मर्दानी बन जाइए, झांसी की रानी बन जाइए और एग्ज़ाम को फ़तेह कीजिए और अपने सपने को साकार करिए। ठीक है, तो झांसी की रानी का तात्पर्य है अपने जो सपने हैं उस पर लग जाना है, जो पढ़ाई है उस पर केंद्रित करना है और केंद्रित होकर पढ़ना है, क्योंकि समय अनुरूप, क्योंकि समय को जो समय गया, समय रहते हुए समय को जिसने समझ लिया उसका समय ला देता है। तो बेहतर समय लाना है तो समय रहते हुए समय को समझना पड़ेगा। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे आमतौर पर कैसे सीखते हैं? तो बाल केंद्रित कक्षा है, यहीं पर उत्तर हमारा क्लियर हो गया। व्यक्तिगत और समूहों में सक्रिय रूप से भाग लेकर, एक्टिवली इन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअली। एक बाल केंद्रित कक्षा है, चाइल्ड सेंट्रेटेड क्लासरूम की बात हो रही, तो व्यक्तिगत समूह में सक्रिय रूप से भाग लेकर इस राइट आंसर हो जाए। कई बार रिपीट हुआ साथियों। अक्सर आपने देखा होगा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि लड़के गणित और विज्ञान में अच्छे होते हैं जबकि लड़कियां कला गृह विज्ञान में अच्छी होती थी। यहाँ पे भेदभाव की बात आ गई, भेदभाव आ गया मतलब जेंडर रूढ़वादिता की बात हो गई। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद है कक्षा में जेंडर रूढ़वादिता को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आपकी नियुक्त हो गई, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बन गए, आपके रूम में प्रिंसिपल प्राचार्य आते हैं और आपसे पूछते हैं, क्योंकि नए नए टीचर है तो कुछ अपने रौब सब दिखाएंगे। ठीक है, जब आप नए टीचर बन के जाएंगे तो प्राचार्य भी पूछेंगे, जो हेड मास्टर होंगे वो भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये बताइए सर या मैम, कि जब जेंडर रूढ़वादिता को अगर हमें इस क्लास में, इस गाँव में, स्कूल में कम करना हो तो आपका क्या राय होगा या आप क्या करेंगे? तो आपको गैर पारंपरिक भूमिका में चर्चा करना है, जिससे पुरुष रसोइया या महिला पायलट के उदाहरण देना है कि पुरुष भी रसोई होते खाना बनाते हैं, जैसे महिलाएं भी पायलट हैं। तो ये चीज़ों को उदाहरण देकर आप इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक माने जाने वाले जॉन डीवी ने स्कूलों में किस प्रकार के अधिगम पर बल दिया है? तो वह करके सीखने पर, व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया है। लर्निंग बाय डूइंग आपने पढ़ा होगा, तो वही जॉन डीवी की बात है। स्कूल में करके सीखने और व्यवहारिक शिक्षा की बात आती है तो जॉन डीवी की बात आती है, और जॉन डीवी से प्रश्न एग्जाम में आया ऐसा हो ही नहीं सकता है। निम्नलिखित में से कौन से एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? देखिए, जब भी प्रगतिशील कक्षा दे दिया जाए तो आपको एक बात याद रखना है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था का पूरी तरह क्या लचीला होना चाहिए, क्योंकि प्रगति करना है तो कहीं ना कहीं बैठने की व्यवस्था और समय सारणी लचीला दीजिए ताकि बच्चे बेहतर समझ पाएँ, उनको समय सारणी पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला, एक समस्या के कई संभावित समाधानों के बारे में सोचना, हर समाधान के पीछे सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार करना किस प्रकार से चिंतन को दर्शाता है? देखिए, स्वाभाविक बात है, कई साधनों को ढूंढना चाहिए। कोई भी चीज़ उसको सकारात्मक नकारात्मक, पॉजिटिव निगेटिव दोनों रूपों में हमें सोचना चाहिए। वह कहलाएगा अपसारी या सृजनात्मक चिंतन। और थिंकिंग इमोशन कॉग्निटिव, अर्थात चिंतन संवेग अनुभूत से एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। कोई भी टीटी एग्जाम हो एक दो प्रश्न आएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना है। संवेग और संज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो संवेग जो होता है, संवेग और संज्ञान आपस में बने हुए हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते समझते हैं कि जब कोई छात्र, बच्चा, बालक, बालिका परीक्षा हाल में बहुत अधिक चिंतन और डर महसूस करता है तो उसकी परीक्षा के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खुद सोचिए। बच्चा परीक्षा हाल में चिंतन करता है, अधिक चिंता और डर महसूस करता है, उसके हाथों से पसीना आने लगता है, कलम चलाता है, कलम सही से लिख नहीं पाता है, तो हम क्या बोलेंगे? यह उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे प्रदर्शन खराब हो सकता है। इस तरह के बच्चों को समझाना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बच्चों में त्रुटियां या गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किस रूप में देखी जाती है? तो त्रुटियां एक सीखने का हिस्सा होती है। बच्चे अगर गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। कोई भी किसी भी कहानी देख लीजिए, स्टोरी देख लीजिए, गलती करके ही सीखता है। तो यहाँ पे बच्चों की सोच को समझने में एक मार्ग और खिड़की के रूप में होता है। गलती क्या होती है? एक मार्ग मिलता है और खिड़की मतलब मकान में खिड़की क्यों बनाई जाती है? हवा को आने के लिए, रोशनी को आने के लिए, प्रकाश को आने के लिए। ठीक है, तो उसी रूप में गलतियाँ त्रुटियाँ एक हिस्सा होती हैं। उन गलतियों त्रुटियों से सीखना और आगे बढ़ना है। किसी वस्तु को केवल पारंपरिक कार्य को देखने के प्रवृत्ति, जैसे पेन का उपयोग केवल सीखने के लिए, सोचने के लिए किया जाता है, रचनात्मक कार्य के लिए नहीं होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे कार्यात्मक स्थिरता। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब हम बात करेंगे थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर सिद्धांत, जो लर्निंग थ्योरीज है
उनसे हम देखें, क्योंकि यहाँ से भी आपके 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे में सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना और फीडबैक करना है, हर प्रश्न को कमेंट करना है, क्योंकि कोई भी प्रश्न को कम नहीं आंकना चाहिए। हर प्रश्न 1 नंबर दे के जाएगा, 1 नंबर का होगा, तो हर प्रश्न सिलेक्शन वाला प्रश्न है। चलिए देखते हैं, इस प्रश्न का जवाब देखते हैं और आपसे भी जानना चाहते हैं इस प्रश्न का क्या जवाब सभी लोग दे रहे हैं। सभी को ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। दोस्तों, थांडाई के सीखने के मुख्य नियमों में से कौन सा नियम यह बताता है, यदि किसी कार्य का परिणाम सुखद हो तो व्यक्ति उस कार्य को जल्दी सीखता है। कोई भी कार्य अगर सुखद होगा तो उस कार्य को व्यक्ति जल्दी सीख जाता है। यह होगा प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट कहलाता है। यह थांडाइक का नियम है। थांडाइक ने मुख्य नियम 3 दिए हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। थांडाइक ने गौड़ नियम 5 दिए हैं और इनसे अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछा जाता कि कितने हैं, इनके अंदर के जो रूल्स हैं, नियम है, उनसे रिलेटेड पूछा जाता है, मॉडरेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथों, स्किनर, बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में किसी अवांछित व्यवहार को कम करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, वह होता है दंड। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया? बीएफ स्किनर ने दिया। ये आपको ध्यान देना है, कई बार रिपीट होता है, पूछ लिया जाता है, किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है। कोहलर ने सुल्तान नामक से चिंपांजी पर प्रयोग करके अधिगम किस किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो कोहलर की जब भी बात की जाती है, अंतर्जसीय सूचक सिद्धांत, इनसाइड लर्निंग थ्योरी किसने दिया? कोहलर ने दिया, वोल्फ कोहलर। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा की है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यवहार कैसे सीखते हैं? सोशल लर्निंग थ्योरी जो होती है वह वयस्कों और दूसरों के व्यवहार का अवलोकन और अनुकरण करके सीखते हैं। और आप जानते हैं कि जब कोई पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में किसी भी प्रकार की सहायता बाधा उत्पन्न नहीं करता है तो वह किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है? तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है तो वह शून्य स्थानांतरण कहलाए, जीरो ट्रांसफर कहला जाए। जब कोई पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में किसी प्रकार से सहायता या बाधा, यानी सहायता भी नहीं कर रहा है ना ही बाधा कर रहा है, तो वह फिर शून्य स्थानांतरण कहला जाए। यानी पुराना पढ़ा लिखा आपका कुछ कार्य नहीं आ रहा, ना ही बाधा कर रहा है। शिक्षक अधिकार अधिनियम, आरटीएक्ट से एक तो प्रश्न आना ही है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। तो आरटीएक्ट 2009 शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक स्तर में बालक बालिका छात्र शिक्षक जो है कितना होना चाहिए? तो 2009 के अनुसार प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक में जो है 30 बच्चों में 1 शिक्षक होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, भी प्यारा सा प्रश्न दिया गया है और प्यारा सा फीडबैक सभी को करना है। आर्टिकल 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए न्यूनतम कितने कार्य दिवस होते हैं? तो एक कार्य दिवस 200 दिवस न्यूनतम कम से कम होता है एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक में के लिए। और अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में, यानी NEP 2020 ने शैक्षणिक संरचना में बदलाव करके पुराने 10+2 ढांचे की जगह एक नया पैटर्न दिया। पहले 10+2 ढांचा हुआ करता था, अब इसमें एक नया पैटर्न दिया गया, वह है 5+3+3+4। इसका क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका अगर मैंने क्लास में बताया था डिटेल के साथ, अगर आपने मेरी डेली क्लास देखी होगी, डेली लेक्चर आपने अटेंड किए होंगे, तो आप सारा कुछ आप समझ पाएंगे। NEP 2020 के अनुसार छात्रों के मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के रिपोर्ट कार्ड जो है प्रस्ताव दिया गया है? तो वह है 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र के अकॉर्डिंग दिया गया है। और आप जानते समझते हैं ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि बाल अपराध या बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए भारत में पॉक्सो अधिनियम, पॉक्सो एक्ट किस वर्ष लाया गया है? ये लाया गया था दोस्तों 2012 में, बाल अपराध या बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए। अब हम देखेंगे प्रश्न कि हाउ चिल्ड्रन थिंकिंग एंड लर्न, अर्थात बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसे जो है प्रोत्साहित करना चाहिए? कैसे प्रोत्साहित करेंगे? तो हमें अन्वेषण, चर्चा और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे बच्चे बेहतर सीखेंगे, समझेंगे। अगला है मेटाकॉग्निशन या अधिसंज्ञान का अर्थ क्या होता है? मेटाकॉग्निशन, जिसको हम अधिसंज्ञान भी बोलते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? अपनी खुद की सोच और विचार प्रक्रिया की निगरानी और नियमन करने की क्षमता को हम मेटाकॉग्निशन या अधिसंज्ञान बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि समस्या समाधान की वह रणनीति जिसमें किसी समस्या को छोटे छोटे उपलक्ष्यों में विभाजित किया जाता है, फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल किया जाता है, क्या कहलाती है? उसको हम साधन साध्य विश्लेषण बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर कर लेना। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो, ये टॉप 100 की सीरीज चल रही है। बच्चे किस प्रकार से दुनिया के बारे में अपनी सहज या समझ का निर्माण करते हैं? तो विज्ञान के सक्रिय निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक रूप में निर्माण करते हैं। और आप ये जानते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया के बारे में जो कथन सही दिया गया है कि अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक अंतःक्रियाएं भी शामिल होती हैं। अब हम देखेंगे सृजनात्मकता और विशिष्ट बालक से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे कि सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी की पहचान सबसे मुख्य लक्षण या तत्व कौन सा होता है? वह होता है अपसारी चिंतन या मौलिकता। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। मेरे प्यारे मित्र, आप सभी लोग जानते हैं कि जब बच्चा बार बार कक्षा में नए अनोखे विचार प्रस्तुत करता है तो चीज़ों के एक नए तरीके से जोड़ने का प्रयास करता है, उसे किस श्रेणी में आप रखेंगे? उसे कहीं ना कहीं सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव चाइल्ड के रूप में रखेंगे, क्योंकि नए अनोखे विचार प्रस्तुत कर रहा है मतलब क्रिएटिव कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, उसको हम सृजनात्मक बालक की कैटेगरी पर रखेंगे, सृजनात्मक बालक बोलेंगे। साथियों, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही होती है? अगर हमें प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रन को पहचान करना है तो उनमें उच्च स्तर की मानसिक क्षमता, जिज्ञासा, स्वतंत्र रूप से सोचने की प्रवृत्ति होती है। सेकंड ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लेना। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूहों के बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल में क्या करेंगे आप लोग या क्या करना चाहिए? वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूह के बच्चों के लिए लचीला शिक्षण विधियों के साथ एक समावेशी माहौल होना चाहिए। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। चलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा और फीडबैक करिएगा। अगला प्रश्न है ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचार मंथन रणनीति का उपयोग मुख्य रूप से बच्चों में कौशल के लिए किया जाता है। किस कौशल के लिए किया जाता है? रचनात्मक और समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। शिक्षण, अधिगम, सामग्री या कक्षा प्रबंधन से अब आप क्वेश्चंस करेंगे। प्रश्न आप पे पूछा गया साथियों की प्राथमिक स्तर पर अमूर्त अवधारणाओं को समझने के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण सामग्री कौन सी होती है? अब हमें अमूर्त अवधारणा को समझाना है या समझना है तो सबसे पहले होगा मूर्त वस्तुएं और व्यवहारिक अनुभव। जब मूर्त वस्तुएं और व्यवहारिक अनुभव चीज़ें होंगी तो वह अमूर्त अवधारणाओं को समझ लेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होगा। जीन पियाजे जी को जो चारों अवस्थाएं हैं, अब आप संवेदी से डायरेक्ट अमूर्त समझाओगे तो नहीं समझ पाएगा। पहले संवेदी अवस्था समझाइए, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था समझाइए, फिर मूर्त में जाइए, फिर आपके अमूर्त या औपचारिक अवस्था में जाइए, चतुर्थ अवस्था में जाइए। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम बताई जा सकती हैं, समझाई जा सकती हैं। दृश्य सब सामग्री जैसे शैक्षिक वीडियो या वृत्तचित्र का कक्षा में क्या महत्व होता है? यह बच्चों की एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करता है जिसमें अधिगम के अधिक प्रभावी होता है। दृश्य सब जो सामग्री होता है यानी दिखाई भी देना, सुनाई भी देना। और आपको पता है इससे एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है, तो सभी लोगों को समझ लेना। एक प्रभावी कक्षा प्रबंधन में शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए कोई प्रभावी कक्षा प्रबंधन है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, उस एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अध्यापक अध्यापिका के रूप में क्या करेंगे? शिक्षक शिक्षिका के रूप में क्या करेंगे? आपको छात्रों को नियम बनाने की प्रक्रिया में शामिल करिए और एक लचीला सहयोगात्मक माहौल बनाना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों को नियम बनाने में शामिल करेंगे तो चीज़ें सही निकल के आएंगी। बच्चे बताएंगे सर ऐसा होता है, ऐसे बच्चे करते हैं, ऐसे बदला जा सकता है। तो बच्चों को शामिल करना बहुत जरूरी होता है, उससे आपको ही सहायता मिलेगी, हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप बच्चों के लिए तो बना रहे हैं, इसलिए उनको सम्मिलित करना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण को बढ़ावा देता है? डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक को वातावरण को बढ़ावा देगा छात्रों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने और प्रश्न पूछने की अनुमति देने से। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि बच्चों में स्वनियमन कौशल विकसित करने का अर्थ क्या होता है? अगर बच्चों में स्वनियमन कौशल विकसित करना हो तो अपनी खुद की भावना, व्यवहार और सीखने की गति को प्रबंधित नियंत्रित करना सीखना होगा। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। इसके साथ आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। संवेगात्मक बुद्धि और समाजीकरण के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न करेंगे। संवेगात्मक बुद्धि शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय मुख्य रूप से किसको दिया जाता है? तो वह डैनियल गोलमैन को दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। और आप जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि एरिक एरिक्सन से आपके एग्जाम में एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार
किशोरावस्था के दौरान बच्चा मुख्य संकट या द्वंद्व का सामना करता है, किस पर करता है? तो पहचान बनाम पहचान भ्रांति या भूमिका भ्रम कहला जाएगा। और आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का द्वितीयक का माध्यमिक कारक कहलाएगा? उसको द्वितीयक सेकेंडरी एजेंट बोलते हैं। तो माध्यमिक या द्वितीयक कारक विद्यालय और मीडिया कहलाएगा। परिवार प्राथमिक कारक हो जाता है, इतना तो आप जानते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चार्ल्स कूले के लुक इन ग्लास सेल्फ या दर्पण में आत्म के सिद्धांत का मुख्य विचार क्या होता है? इसमें विचार होता है कि हम अपने बारे में वैसा ही सोचते हैं जैसा समाज या दूसरे लोग हमारे बारे में धारणा बनाते हैं। और आप जानते हैं कि जब कोई बच्चा दूसरों के संवेगों, दुखों, भावनाओं को हूबहू वैसे ही महसूस करता है तो दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा होता है, इस गुण को क्या बोलते हैं? इस गुण को परानुभूत या समानुभूत बोलते हैं। और ये प्रश्न टॉपिक से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। खेल, भाषा, विचार, विकास के आयाम जो होते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्थात 2 से 6 वर्ष में बच्चे के लिए खेल की भूमिका क्या होती है? तो बच्चे के शारीरिक, सामाजिक, भाषाई और संज्ञानात्मक विकास के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ किसी भी प्रश्न पर डाउट हो, बेफिक्र हो के आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की एक जमजात क्षमता होती है। पहले पूछा जाता कि बच्चों में भाषा सीखने की जमजात क्षमता होती है, किसने कहा? चॉम्स्की ने कहा। लेकिन अब यही प्रश्न पूछ लिया जाता मॉडरेट करके। चॉम्स्की ने कहा जिसे क्या कहा जाता है, इसको कहा क्या जाता है? एक जन्मजात क्षमता को, इसको कहते हैं भाषा अर्जन उपकरण, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या बताता है कि विकास किस दिशा में आगे बढ़ता है? तो शीर्षगामी सेफेलोकाउडल शीर्षगामी सिद्धांत बताता है विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। कोई बच्चे का निर्माण होता है तो पहले सिर का निर्माण होता है, सिर के बाद धीरे धीरे फिर पैर की तरफ बच्चे का निर्माण होता है। तो सिर से सिराभिमुख सिद्धांत भी बोलते हैं, इसलिए सिरगामी सिद्धांत है। सेफेलोकाउडल प्रिंसिपल बोलते हैं। ये सारा कुछ आपका यही है। तो किसी भी प्रकार से पूछा जाए आपसे बनना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन पाना है, माता पिता को सपने को साकार करना है तो पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, माइंड की मेमोरी में A to Z नोट करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। साथियों, विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत क्या स्पष्ट करता है? प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल की बात हो रही है। इसमें जो है विकास शरीर से केंद्र की ओर बढ़ता है। शरीर का केंद्र, केंद्र मतलब क्या होता है? पेट। केंद्र को हम पेट कह सकते हैं। तो पेट से शरीर केंद्र की शुरू होकर बाहर या परिधि की ओर बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं समीप दूराभिमुख सिद्धांत। आइए देखते हैं बस और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको कंप्लीट करते हैं, इस मैराथन क्लास को कंप्लीट करते हैं। साथियों, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील या क्रिटिकल अवधि कौन सी मानी जाती है? अब बच्चों में भाषा विकास की बात करेंगे। भाषा विकास में सबसे संवेदनशील और क्रिटिकल जो अवधि होती है, क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कब है? होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। और बता दें बाल्यावस्था होता है 6 से 12, 6 से 9 होता है पूर्व बाल्यावस्था और 9 से होता है 12 उत्तर बाल्यावस्था। इन चीज़ों को भी आपको माइंड की मेमोरी पर सेव करना चाहिए। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है और प्यारा सा फीडबैक करना है। अब हम प्रश्न करेंगे आधुनिक शिक्षण प्रवृत्तियाँ, बुद्धि और से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में कौन से घटक शामिल नहीं? तो ये आपकी बात क्लियर हुई कि बुद्धि के त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया? तो त्रितत्व सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया। इसमें कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से घटक शामिल है। इसमें विश्लेषणात्मक बुद्धि शामिल है, सृजनात्मक बुद्धि शामिल है और व्यवहारिक बुद्धि शामिल है। इसमें आपका संगीत की बुद्धि शामिल नहीं है, इसलिए कार्डिनल क्वेश्चन डी ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग चक्र की कुल प्रमाणिक अवधि यानी कुल समय कितनी निर्धारित की गई? तो सूक्ष्म शिक्षण की अवधि 36 मिनट, जिसमें से शिक्षण 6 होता है, फीडबैक 6 होता है, रीप्लान 12 होते हैं, रीटीच 6 होता है और रीड 6 मिनट। टोटल ये मिनट दिए गए हैं। शिक्षण के लिए 6 मिनट, फीडबैक के लिए 6 मिनट, रीप्लान 12 मिनट, रीटीच 6 मिनट और रीफीडबैक 6 मिनट। टोटल होते हैं हमारे 36 मिनट। ठीक है, नो डाउट सारी चीज़ क्लियर हो गई। किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट हो कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए, क्योंकि आपका अपना परिवार है, TT फैमिली है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यालय और कक्षा की तात्कालिक व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। और ये आप जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि जब एक प्रगतिशील शिक्षक कक्षा के बच्चों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से देखता है। मान लीजिए प्रगतिशील शिक्षक कक्षा के शिक्षक हैं आप, तो अब बच्चों के बीच जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो बच्चों के बीच, बालक बालिका के बीच, स्टूडेंट के बीच जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उनको किस प्रकार से देखेंगे? उनके अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की योजना के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति या संसाधन के रूप में मानेंगे। और ये आप जानती होंगे कि बच्चों में आत्मसम्मान और स्वायत्तता की भावना किस अवस्था में सबसे अधिक नाजुक अवस्था में कहलाती है? वह कहलाती किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इस किशोरावस्था में लड़कियों में जो है परिपक्वता पहले आ जाती है। लगभग 14 वर्ष तक के शरीर विकास लड़कियों में हो जाता है, वहीं लड़कों में 16 वर्ष में शरीर विकास संपूर्ण रूप से होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि प्रकृति बनाम पोषण विवाद में प्रकृति का अर्थ क्या होता है? तो प्रकृति बनाम पोषण में प्रकृति का अर्थ होता है जैविक विशिष्टताएं और आनुवांशिक जानकारी होती है। बी ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लेंगे। और अगला कि ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में सबसे उच्च स्तर का उद्देश्य किसे माना जाता है? ज्ञान को, अनुप्रयोग को, सजन मूल्यांकन को या विश्लेषण को? किसको माना जाता है? सभी कमेंट करिए। ब्लूम के वर्गीकरण, ब्लूम टेक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र में सबसे उच्च स्तर का उद्देश्य सजन या मूल्यांकन को माना जाता है। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए आत्मसातीकरण और संयोजन के बीच की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आत्मसातीकरण और संयोजन के बीच की प्रक्रिया अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जी वह कहलाती साम्य धारण या संतुलिनीकरण। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर कर लेना है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? परीक्षा का अत्यधिक डर, सहपाठियों में ईर्ष्या, अर्थपूर्ण जुड़ाव या प्रासंगिक संदर्भ या माता पिता का अत्यधिक दबाव? तो कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और वह कौन सा कहलाएगा? सभी लोग बताइए। वह कहलाता है अर्थपूर्ण जुड़ाव या प्रासंगिक संदर्भ। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जब एक बच्चा चॉकलेट पाने के लिए अपनी माँ के कहे के अनुसार कार्य करे तो कोहल वर्ग के अनुसार वह किस चरण में आएगा? बच्चा चॉकलेट पाने के लिए अपने माँ के कहे के अनुसार कार्य करे तो कोहल वर्ग के अनुसार वह पूर्व पारंपरिक स्तर आ जाएगा, जिसे हम पुरस्कार अभिविन्यास कहते हैं। अगला प्रश्न है अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सैमुअल क्रिक ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्यारा सा प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि तो हम बता ही चुके हैं, पूर्व संक्रियात्मक के 2 से 7 वर्ष होती है। ये जन्म से लेकर 2 वर्षों को होती है संवेदी गामक। 7 से 11 होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 11 से 15 अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो जीन पियाजे की अवस्था को बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है। अगला खेल विधि के वास्तविक जनक या इसे शिक्षा में बढ़ावा देने वाले मुख्य शिक्षा शास्त्र कौन है? और वह दोस्तों कॉलवेट कुक। जी हाँ, खेल विधि की जब भी बात करेंगे, प्लेवे मेथड की बात की, उसमें वास्तविक जनक की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्य शिक्षा शास्त्र कॉलवेट कुक है। फर्स्ट ऑप्शन को सही कर लेना है। और अगला प्रश्न भी प्यारा सा प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में इसके फोल्डिंग की विशेषता क्या है? इसकी फोल्डिंग की विशेषता क्या है कि यह एक अस्थायी सहायता है जो बच्चों के प्रगति के साथ काम करती है या काम करने दी जाती है। और लास्ट अंतिम प्रश्न है 100वां प्रश्न कि संवेदी गामक अवस्था में बच्चे मुख्य रूप से किसके माध्यम से सीखते हैं? तो बच्चे संवेदी गामक अवस्था में बच्चे मुख्य रूप से आपके अपनी इंद्रिय और शारीरिक गतिविधियों द्वारा सीखते हैं। तो ये रहे टॉप 100 MCQs हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया जो आपके 2018 से लेके 2025 तक पूछे गए समस्त प्रश्नों का निचोड़ था। तो आई होप सभी अच्छे तरीके से आपने समझा किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। और आने वाले हम प्रैक्टिस सेट में मॉडरेट क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे CDP को कवर करेंगे, सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सरोपर ही है और सिलेक्शन पाना है, माता पिता के सपने को साकार करना है। तो हर क्लास को, हर लेक्चर को अटेंड करना है, फीडबैक करना है, कमेंट करना है और बेहतर प्रिपरेशन के साथ अपने सपने को साकार करना है। तो साथियों मिलते हैं आपके अगले नेक्स्ट सेशन पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।